सेवा भर्ती एवं प्रणोती बोर्ड में आपका स्वागत है। आवेदन सूचना के लिए 1 दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको सुनकर आप द्रवित हो उठेंगे। अब आप सोचेंगे इतनी भावुक फिल्म बताने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उस फिल्म की खासियत मैं आपको बताने जा रही हूँ। पर एक ऐसी उत्कृष्ट और अद्भुत और हर लिहाज से ऐसा इसलिए कि जब आप किसी फिल्म में के पात्रों के साथ जीने लग जाते हैं, उनके दुख में दुखी, उनके सुख में सुखी होने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि फिल्म वास्तविकता का धरातल छू रही है। तो आज क्या कह रही है ज़िंदगी में, मैं ऐसी एक फ़िल्म के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिसका नाम है होम बाउंड। होम बाउंड धर्मा प्रोडक्शन के तले बनी एक फ़िल्म है जिसके कलाकार हैं ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर। हाँ, ये सब नौजवान कलाकार हैं। पहले हम लोग होम बाउंड का अर्थ समझ लेते हैं। इसमें जीवन जो होता है वो केवल घर तक ही सीमित रह जाता है। इसे नीरज घायवान ने निर्देशित किया है। इस फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रस्तुति के रूप में चुना गया है और TIFF ने होम बाउंड को द्वितीय उपविजेता के लिए भी चुना है और इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवार्ड भी इस फिल्म ने जीता है। अब आप सोचिए, इतनी खासियत है इस फिल्म की, इतने अवार्ड मिले हैं, पर ये फिल्म थिएटर में 4 दिन से ज़्यादा नहीं चली और तुरंत नेटफ्लिक्स पर आ गई। पर जब मैंने अवार्ड्स के बारे में पढ़ा और सोचा कि कुछ तो खासियत रही होगी जो ये फिल्म अवार्ड के लिए चुनी गई है, तो मैंने इसे देखने का फैसला किया और आज ही मैं इस फिल्म को देखकर उठी और तुरंत कलम और कागज़ लेकर बैठ गई। दरअसल कथानक कुछ यूँ है कि उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के बचपन के 2 दोस्तों की कहानी है जो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है और वो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पाने के लिए बेताब है। उन्हें हर बात में लगता है कि अगर उनके हाथ में ये नौकरी आ गई तो वो दुनिया जीत लेंगे। इस फिल्म की जो शुरुआत होती है, अगर आप उस शुरुआत को देखेंगे ना तो आपके शुरू से ही गूज़बम्प, जैसे मुझे तो कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो वो कुछ इस तरीके से है कि 2 लड़के जो है ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हो। जब वो स्टेशन पर सीढ़ी से खड़े होकर दृश्य देखते हैं स्टेशन का, तो पूरे स्टेशन में हज़ारों की संख्या में नौजवान लड़के लड़कियां भरे पड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं। जिसमें से शोएब और चंदन 2 दोस्त हैं। तो चंदन पलट के जाने लगता है तो शोएब कहता नहीं, अपन इस परीक्षा को देने जाएंगे, ऐसे भागो मत। चंदन कुमार, जो कि वास्तव में SC है, शेड्यूल कास्ट है, पर वो उसके माँ बाप जो हैं मजदूरी का काम करते हैं। उसकी माँ के पैरों की बेवाइयाँ बुरी तरीके से फट गई है, जिन्हें देखकर उसे हमेशा रोना आता है, पर वो लोग फिर भी खुश रहते हैं। और बहन उसकी जो है स्कूल में छोटे बच्चों की गंदगी साफ करती है। लड़का होने के नाते उसे ये बेनिफिट मिलता है कि उसे पढ़ाई भी करने को मिल जाती है और पुलिस की नौकरी भी, जबकि वास्तव में उसकी बहन पढ़ना चाहती है। पर वो घर के जो टूटे फूटे हालात भी होते हैं और घर भी इतना टूटा फूटा होता है कि बहन और पिता की थोड़ी सी मजदूरी, माँ की मजदूरी से चलता है और चंदन पढ़ता है। चंदन का एक स्वाभिमान है कि वो सरकारी नौकरी में हमेशा जनरल कोटा भरता है। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। इधर स्टेशन पर एक लड़की मिलती है उन्हें, वो अपना नाम सुधा भारती बताती है। इसी तरह चंदन अपना नाम चंदन कुमार बताता है और दोनों समझ जाते हैं कि वो लोग शेड्यूल कास्ट है। पर चंदन सरकारी दफ्तर में जब पता करने जाता है कि क्या हुआ मतलब सरकारी भर्ती का, तो वहाँ उसे पता चलता है कि नौकरी में अभी स्थगन लग गया है। फिर बाद में अधिकारी जो है चंदन को के उससे बात करता है जब, तो वो समझ जाता है। चंदन कहता है कि मैं कायस्थ हूँ, मेरा गोत्र भारद्वाज है, इस तरीके की बातें करता है। तो वो अधिकारी समझ जाता है और वो कहता है अगर तुम अपना वास्तविक जात लिखते, जो तुम्हारी जात है वो लिखते, तो तुम्हें कोटे के हिसाब से नौकरी मिल जाती है। तो वो कहने लगा कि अगर मुझे जाति के हिसाब से नौकरी मिलती पुलिस की भी, तो मुझे वो लोग बाथरूम और नाली ही साफ़ करवाते। ये कड़वा सच है जो हम सुनना नहीं चाहते। जो हम आज बहुत ऊंचे पदों पर बैठे ऐसे लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा, पर ऐसा होता है। चंदन की नौकरी की खबर पाकर जो शोएब है, क्योंकि उसने इससे ज़्यादा मेहनत की होती है, थोड़ा अवसाद में चला जाता है और
हालांकि उसे भी अपनी जाति के कारण जो है गांव में बहुत भेदभाव झेलना पड़ता है। खेल में लड़के लोग उसको दुत्कारते हैं, ये सब चीज़ें। पर इस नौकरी की वजह से जो उसको मिल जाती है, इन दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। और शोएब निराश होकर पुलिस में भर्ती नहीं हो पाता, तो वो एक प्यूरीफायर बेचने वाली कंपनी में चपरासी की नौकरी कर लेता है। उसके पिता का पैर टूटा हुआ है, जिसके लिए डॉक्टर बहुत बड़ा ऑपरेशन बताते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं होते। पर चूंकि शोएब की सेल्समैनशिप जो है, उसकी स्किल जो है इतनी तीव्र होती है कि वो अधिकारियों का दिल जीत लेता है और वो उसे सेल्समैनशिप के लिए ऑफ़र करते हैं और उससे वो स्थान मिलने ही वाला होता है। पर उसके साथ बड़ी इंक्वायरी की जाती है, क्योंकि एक ऑफिसर थोड़ा सा जात पात को लेकर बहुत वो करता है, तो वो उससे पहले उसका माता पिता के आधार कार्ड और वो सब मांगता है, फिर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड का पुलिस वेरिफिकेशन मांगता है। उसे दुख लगता है। फिर वो लोग उसे एक पार्टी में बुलाते हैं, वहाँ शराब पीकर उसकी जात को लेकर काफ़ी उसे बेइज्जत करते हैं। शोएब को इतना गुस्सा आता है कि वो उस समय नौकरी छोड़ के चला जाता है। इधर चंदन को पता चलता है कि उसे नौकरी नहीं मिली पुलिस की, और वो सब सरकारी विभाग इस बात को छुपा रहा है। तो वो जो इतने दिन से बैठा इंतज़ार कर रहा था, अब वो माँ बाप की हालत देख के दुखी हो जाता है और उसके पिता को एक ऑफ़र मिलता है सूरत में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उसकी माँ कहती भी कि अब इतने बुढ़ापे में इतनी भारी भारी मशीनों का काम करोगे, तो बोलता है पैसे भी 19,000 मिलेंगे, यहाँ से ज़्यादा मिलेंगे। तो अब चंदन कहता है कि नहीं। अब चंदन फाइनली सोच लेता है, जो कि सुधा के कहने से कॉलेज में एडमिशन भी ले लेता है पढ़ने के लिए। पर अब वो सोचता है कि अब उससे सिर्फ पैसे कमाने, अपने घर की हालत सुधारने के लिए तो फैक्ट्री सूरत चला जाता है। और इधर उसकी माँ को स्कूल में जो खाना बनाने का काम मिलता है, तो वहाँ उसकी जाति के कारण जो है उसे खाना बनाने की नौकरी से निकाल दिया जाता है। चंदन बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके पैसे भेजता है। उसके पैसों से उनका घर बनने लग जाता है और गांव में शोएब के यहाँ कोई कमाई का तो जरिया रह नहीं जाता। पर वो इतना डिप्रेशन में आता है कि वो रोते रोते सीधे चंदन के पास सूरत पहुंच जाता है और वो काफ़ी उसके साथ मिलकर रोता है और दोनों दोस्त खुशी खुशी फिर जो है फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म में रोना ही रोना है, दोनों दोस्ती की मस्त बातें भी बताई गई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते रहते हैं और बेहद खुश हैं कि संघर्ष के बाद घर पैसे भेजने में कामयाब हो रहे हैं। और शोएब ने भी सोच लिया कि अब वो अपने पिता का ऑपरेशन करा सकता है और वो लोन लेने की पेशकश करता है। खुद रूखी सूखी खाते हैं, लेकिन परिवार के लिए बहुत पैसे भेजते हैं। शोएब के पिता जो हैं, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और ये लोन चुकाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी और चंदन का जन्मदिन आता है, तो वहीं एक ही कमरे में वो सारे लोग रहते हैं और वो कमरा ऐसा होता है कि एक की सुबह की ड्यूटी रहती है, दूसरे की शाम की। तो वो जगह जो है एक की शाम के लिए होती है और एक की रात के लिए होती है, एक के लिए वही जगह सुबह के लिए होती है। मतलब इतने कंजस्टेड रूम में वो लोग 6, 7, 8 लड़के रहते हैं और फिर भी वो खुश रहते हैं क्योंकि वो अपने घर को कमा के भेज रहे हैं। इस बीच में चंदन का जन्मदिन आता है, तो शोएब चंदन को खुश करने के लिए सुधा भारती को फ़ोन करता है। सुधा उससे मिलने आती है और माफ़ी मांगती है, क्योंकि सुधा चाहती थी वो पढ़े। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दलित लोग जो हैं बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठें और हमें कोई हिकारत की नज़रों से न देखे। मैंने ये चाहा था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम पढ़ाई कर लो तो हम ऊंचे पदों पर जाएंगे। पर मुझे भी अब समझ में आएगा तुम्हारे परिवार को अभी पैसों की ज़रूरत है। और बोले मैं भी समझती हूँ, क्योंकि उसके पिता लाइनमैन रहते हैं। बोले मेरे पिता सारी ज़िंदगी लाइनमैन रहे, पढ़ाई नहीं करने के कारण उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया और उन्हें सब हिकारत की नज़रों से देखते रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खूब पढ़ाई करूँ, पर तुम चंदन, तुमने जो किया वो ठीक किया। इसके बाद काम इन लोग का चलने लग जाता है और पर दोनों की तकलीफ का अंत यहाँ नहीं होता है। अचानक से एक बहुत बड़ी बीमारी फैलती है और उस बीमारी के चलते आप समझ गए होंगे, ये उस समय की कहानी है जिस समय कोविड फैला था। और उस बीमारी के चलते धीरे धीरे सब लोगों को जाने के लिए कह दिया जाता है।
और ये लोग अभी इंतज़ार करते हैं कि लड़के लोग, फिर धीरे धीरे 2 लड़के और बच्चे रह जाते हैं। वो लोग भी रात की ट्रेन बोले चल रही है, उसमें हम लोग चढ़ जाएंगे, अगर हमें टिकट नहीं भी मिलेगा तो भी चढ़ जाएंगे। ये लोग भी कोशिश करते हैं, पर पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं जाओ वापस जाओ, तुम्हारे पास ट्रैवल करने का परमिट नहीं है। तो ये लोग वापस रूम में आ जाते हैं। फिर आखिर कैसे भी करके ये लोग ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं और वो ट्रक ड्राइवर बहुत सारे लोगों को ट्रक में भर के, जबकि सबको पता है कि कोविड चल रहा है, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना, एक ट्रक में ठूस के, जिसको कहते हैं, बिठाता है और सबसे पैसे लेता है। फिर ये दोनों, जब ये दोनों बैठने जाते हैं तो वहाँ पर कोई जगह नहीं रहती, तो इनको छत पे बिठा दिया जाता है। छत पर, ट्रक की छत पे बैठे बैठे लोग सफ़र करते हैं। उसी बीच चंदन को एकदम से तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे ठंड लगने लगती है और सर्दी सी लगती है, तो वो दोनों नीचे आ जाते हैं ट्रक में। तो नीचे जब आते हैं तो खांसने लग जाता है और एकदम कांपने लगता है, उसको बुखार आ जाता है। तो सारे लोग उन दोनों को धक्का मार के नीचे उतार देते हैं। यहाँ चंदन और शोएब की दोस्ती का देखने, अद्भुत मिसाल दोस्ती का, मतलब देखने लायक है कि किस तरीके से वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो चंदन को धीरे से उतार के, हालांकि वहाँ से 400 किलोमीटर दूर उनका गांव होता है, वो धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। 1-2 गाड़ी बीच में मिलती है, वो लोग लिफ्ट मांगते, पर नहीं मिलती। चंदन की हालत बहुत बिगड़ती जाती है, बहुत बिगड़ती, और वो गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और वही मैं आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं तीनों कलाकारों के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। तीनों कलाकारों के अलावा जो उनके फैमिली मेम्बर्स भी बने हैं, वो सब इतने रियल लगते हैं और इतनी अच्छी एक्टिंग सब ने की है कि मैं सबको साधुवाद कहना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि मानो वो उनका असली चरित्र है। मूवी में कई बार आंखें भीग जाती हैं, बहुत बार आंखें भीग जाती हैं। जानवी कपूर पहली बार नॉन ग्लैमरस रोल में है और बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। और इस गांव की पृष्ठभूमि, गांव, फैक्ट्री, वेशभूषा आपको वास्तविकता की तरफ ले जाएगी। मेरे ख्याल से उन लोगों ने शूट भी, मतलब कितने कठिन माहौल में किया है, वो भी अद्भुत है। दोनों परिवारों का संघर्ष, छोटे शहरों में फैले जातिवाद के जहर की लहर, जिसे हम शहर में रहकर नहीं महसूस कर पाते हैं। शुरुआत में हज़ारों की संख्या में जो स्टेशन का सीन दिखाया गया है, वो दिल को छू लेने वाला है और मार्मिक है एकदम। जो बच्चे ऐशो आराम में रहकर बड़ी नौकरी की चाह में अपने घरों में बैठे अवसाद में जा रहे हैं, उन बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाई जानी चाहिए कि कितना छोटा समझते हैं हम उन लोग को, उनके संघर्ष को, और हम इतने ऐशो आराम में रहकर भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते और ज़रा से में हथियार डाल देते हैं, पर वो लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। मुझे कोविड के दिनों की लिखी हुई एक नज़्म अचानक से याद आ गई। मुझे लगा, वैसे वो नज़्म मुझे लगता है मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, पर मैं वो नज़्म आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। इस फिल्म के बाद वो नज़्म जो है बड़ी सामयिक हो उठी है, क्योंकि बाहर से काम करने के लिए जो लड़के जाते हैं, बच्चे जाते हैं, आदमी जाते हैं, और किस कठिनाई में जूझते हैं, और ऊपर से कोविड आ जाता है। तब तक के लिए अपने आसपास के शोहेब और चंदनों से पूछते रहिए, और क्या कह रही है ज़िंदगी। तो नज़्म कुछ यूँ है कि ये केवल रोटी की भूख थी, ये केवल रोटी की भूख थी जो मुझे शहर ले आई। ये बात दीगर है कि रोज़ सोते समय माई बापू की याद आई। लोकल ट्रेन देखता, भीड़ देख उमकता, वड़ा पाव खाता, रोज़ उन्हें खत लिखता। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता। बम्बई की रातें उतनी हसीन नहीं लगती अब, बम्बई की रातें उतनी हसीन नहीं लगती। फिर ख्वाबों को नींद की गोली खिला दी, आसमां छूने की तमन्ना रोटी में दफना दी। माँ बाप को लगता बेटा शहर में बड़ा काम कर रहा है, उन्हें क्या पता पेट अभी भी भूख से लड़ रहा है। खांसी के चलते मालिक ने होशियार किया, खांसी के चलते मालिक ने होशियार किया, पर डॉक्टर की जगह हकीम से काम चला लिया। पत्नी लिखती बापू की टांग टूट गई है, माँ का मोतियाबिंद बढ़ता जा रहा है, सो मैं डबल शिफ्ट करने लगा। आज हम सब बीच चौराहे पर खड़े हैं, गांव जाएंगे इसी जिद पर अड़े हैं, वहाँ क्या करेंगे कुछ भी तय नहीं, मालिक ने मुड़कर हमें पूछा तक नहीं। सुनो राम सिंह, सुनो राम सिंह, अब तो आंखों में हकीकत की धूप मलें, चलो अब अपने गांव लौट चलें। शुक्रिया, नमस्कार। तो ज़रूर देखें होम बाउ।
अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।